हेलो हेलो। जी सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू। सभी महापुरुषों को बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को नमन करते हुए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, संस्थापक अध्यक्ष भारतीय जी, बादल सिंह बौद्ध जी, राजा किशोर जी और संचालन महोदय योगेश गौतम जी, बाकी आज के वेबिनार में उपस्थित सभी उपासकाएं, सबको मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब ने और धर्मपाल भारतीय साहब ने बड़े विस्तार से मान्यवर काशीराम साहब के ऊपर अपने विचार रखे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रही है और मैं इसको रिपीट भी नहीं करूंगा। सिर्फ इतिहास के साथ इस मूवमेंट को जोड़ने की कोशिश करूंगा। ये 19वीं सदी, 20वीं सदी, इसमें जो है दुनिया भर में क्रांतिकारी लोगों का जन्म हुआ है। जैसे 1805 में कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मन में हुआ। जर्मन छोड़ के वो इंग्लैंड चले गए, टूटे फूटे कमरे में एक बैठ के थ्योरी लिख दी उसने, जिसको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है, कम्युनिस्ट फिलॉसफी। और उसके दुनिया से जाने के बाद स्टालर ने और लेनिन ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उस थ्योरी को, और दुनिया में वो विचारधारा फैली। लेकिन भारत में वो विचारधारा नहीं फैल सकी। लेकिन क्या था वो ऑब्स्टेकल जो है, अड़चन क्या थी कि कार्ल मार्क्स के दिमाग में एक बात नहीं आई। उन्होंने वर्किंग क्लास की बात की है, जहां उसको ये दिमाग में नहीं कि भारत देश एक ऐसा है जहां क्लास स्ट्रगल से पहले कास्ट स्ट्रगल लड़नी पड़ेगी, इसलिए भारत में आके उसकी थ्योरी फेल हो गई। और 1809 में इब्राहिम लिंकन का जन्म हुआ, जिसने अमेरिका में जिन लोगों के साथ अन्याय होता था उनके लिए संघर्ष किया, काले गोरे का जमाना चलता था, और वो अपनी स्ट्रगल में कामयाब हुए। और जब वो पहले अमेरिका के एक वोट की हैसियत से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपनी कलम की पहली स्ट्रोक से वहां पर स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया। 1827 में महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ, और महात्मा ज्योतिराव फूले ने, क्योंकि जहां पर जो हमारे व्यवस्था थी इस देश की, जिसमें ये वर्ण व्यवस्था के आधार के ऊपर बहुजन समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप या ओबीसी के लोग जो है, शूद्र और अति शूद्र वर्ग के लोगों को कोई अधिकार नहीं था। जमीन जायदाद रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा रखने का अधिकार, लेने का अधिकार नहीं था, कोई प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था। इवन एक बड़ी जलालत की जिंदगी जो है वो बस करनी पड़ती। तो वो पहले व्यक्ति हुए, क्योंकि अंग्रेजों का शासन आ गया था, तो अंग्रेज स्कूल में उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त की। और उनके साथ जो घटना हुई वो आप सबको पता है, कई बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद उन्होंने जो है ये इसको सर्च किया, भाई बात क्या है, आखिर इसकी जड़ क्या है, अन्याय की इस व्यवस्था की जड़ क्या है। तो उन्होंने एक कोटेशन लिखी है, शिक्षा के अभाव से बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धि के अभाव से धन नष्ट हुआ, धन के अभाव से गति नष्ट हुई,
गति के अभाव से नैतिकता नष्ट हुई, नैतिकता के अभाव से शूद्र हताश हुए व गुलाम बने, अकेले अज्ञान के कारण ये सब कुछ हुआ। यानी अज्ञानता उसको जड़ मूल जो उसने तराशा, और उन्होंने फैसला किया कि मैं अपने समाज में जो है इस शिक्षा का प्रसार प्रसार करूंगा। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को एजुकेट किया, फिर स्कूल खोले, और उसी कड़ी में आगे जो है उनके मिशन को, उनके जाने के बाद, माता सावित्रीबाई फुले जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज उनके साथ कड़ी जुड़ गई, और छत्रपति शिवाजी को आरक्षण का जनक क्यों कहा जाता है कि 1902 में उन्होंने अपने इतिहास को देखा कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो घटना हुई थी राजतल के बकर, उसको याद किया, और उन्होंने वो घटना अपने साथ नहीं होने दी, और उन्होंने 1902 में 50% जो है वो आरक्षण जो है ये पिछड़े वर्ग के लोगों को लिए रखा। और महात्मा ज्योतिराव फूले की मूवमेंट के साथ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर के पिताजी रामजी सकपाल उनके शाना व शाना रहे। 1972 में जो उन्होंने सत्याशोधक समाज नाम का काम बनाई, संगठन बनाया था, पहला संगठन इस देश में, यानी शूद्र अति शूद्र लोगों का वो जो बनाया, उसमें उन्होंने काम किया, उससे प्रेरणा ली, और 1891 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ। उन्होंने जो है उसकी प्रेरणा से बाबा साहब को पढ़ाया, और बात चलती है कि लड़ी जुड़ती गई। 1907 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मैट्रिक पास की, और एक टीचर उनके क्लोज जो है वो नया बड़ौदा शायद गायकवाड़ के पास लेके गए थे, तो उन्होंने उस वक्त उनका 25 रुपए स्कॉलरशिप लगाया। फिर बॉम्बे के एल्फिस्टन कॉलेज में गए, वहां से ग्रेजुएट गए, फिर वो फॉरन भी गए, एजुकेशन वहां से आसरा गए, उनके खर्चे के ऊपर जो छाड़ा। वो एक लंबी जोड़ी कहानी है, सब लोगों ने इसको बात को सुना है कई बार, मैं छाट छाट में इसको जोड़ रहा हूँ कड़ी के साथ। तो फॉरन में एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्हें इस देश में आके जो है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। भाई हमारे साथ तो हजारों सालों से जुल्म हो रहा है, आपने 200 साल राज किया, आपने क्या हमारे। अंग्रेज आने के बाद जो है उसमें बहुत सी जो है उन्होंने अपने वक्त में जो है वो अचीवमेंट्स की है। जैसे बाबा साहब ने पहला भारतीय साहब ने रेफरेंस दिया, मुख न्याय निकाला, 1927 में विश्वत भारत निकाला, 1930 में जनता निकाला, लास्ट में 1956 में जो आके प्रबुद्ध भारत वो निकाला कि मैं इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता हूँ, जिसमें जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है उस तरफ जो संगठन की उस दिशा की तरफ बढ़ रही है, प्रबुद्ध भारत जो बाबा साहब का सपना। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच में चले गए, लेकिन बाबा साहब ने जो एक काम करके चले गए, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल काटनी पड़ी वोट का अधिकार लेने के लिए। संघर्ष किया, क्योंकि वहां पर लोगों को, वहां पर अंग्रेज तो कम थे लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनके 1 वोट और उनके 2-4 वोट ऐसे बराबर। तो 27 साल जेल काटने के बाद में उनको वहां पर वोट राइट मिला, और पहले ही झटके में उन्होंने अंग्रेजों को होस्ट किया और साउथ अफ्रीका के हुक्मरान बन गए। लेकिन ये राइट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए किसी अपनी स्ट्रगल से, खाली अपनी मेहनत से, समाज की स्ट्रगल के बगैर ये राइट हमें दे दिया, और उसको हम अभी तक प्रयोग सही मायनों में नहीं कर सके। ये एक बहुत बड़ी विडंबना रही है। और बाबा साहब के जाने के बाद उनके जो लेफ्टिनेंट थे वो उस काफला को नहीं चला रहे, जैसे माननीय भारती साहब ने बड़े तफसील से उसको बताया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मान्यवर काशीराम साहब ने, मैं जो समझता हूँ इनका रोल जो है, जैसे स्टालिन का और उसका लेनिन का रोल रहा है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसे ही मान्यवर काशीराम साहब ने जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो फिलॉसफी थी, जो उसकी विचारधारा जो थी, उसको उन्होंने प्रैक्टिकल शेप में जो है इस देश में इम्प्लीमेंट किया है। और उसके लिए उन्होंने
बड़ी कठिनाइयों का जो है उनको पे सामना करना पड़ा। हमने देखा है, उनके साथ काम किया कि एक चप्पल अंगूठे वाली, एक पैंट, एक बुशर्ट, यही साल वो चलती रही। और बेई के बीच में कई घटना भी आई और उन्होंने पैदल चले, बसों में वो चले, ट्रेनों में वो चले, जहाजों में भी चले। तो उन्होंने जो है मान्यवर कांशीराम साहब ने उस को इम्प्लीमेंट किया है। और जो राइट नेल्सन मंडेला को 27 साल संघर्ष करके जेल काटने के बाद जो है वो वोट राइट मिला, वो हमें बाबा साहब ने समाज की स्ट्रगल के बगैर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो हमें देखे चले गए। उसके लिए उनके अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी, अपने परिवार के कई सैक्रिफाइस करनी पड़ी। और मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको सही दिशा में उनको पहचाना, बाबा जाना और उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया। नो फैमिली नो प्रॉपर्टी, ये मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, मेरी कोई परिवार नहीं होगा, ये मेरा बहुजन समाज ही मेरी फैमिली है, यही मेरी प्रॉपर्टी है। और इस दौरान में मैं 2 उनके इंस्टांसेस आपको देता हूँ। बाकी कल बात जो है भारती साहब ने बड़ी तस्वीर से बताई है, जनाब बहादुर सिंह बोस साहब ने बड़ी तस्वीर से बताई है, मैं उसको बिल्कुल कोई रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्कुल जो उन्होंने एक्यूरेट जो है अपनी बात रखी है। उन्होंने 1985 में जब गुजरात में माधव सिंह सोलंकी वहां का चीफ मिनिस्टर था, तो उन्होंने 10% से 18% जो है 8% 18% जो रिजर्वेशन की, तो उसमें जो है पूरे देश में एक एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट शुरू हो गई। नॉन SC/ST एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन बन गई, पूरे देश में आग लग गई। और कांग्रेस ने भी उसको काउंटर नहीं किया, किसी ने काउंटर नहीं किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने, मुझे एक बार बॉम्बे जाने का मौका मिला, तो वहां पर मैं वहां के जो टेक्निकल एजुकेशन एडवाइजर थे डॉक्टर भमन नगराले, तो मुझे उनके पास ठहरने का मौका मिला। वो मैजेस्टिक होटल में उनको कमरा मिला हुआ था, तो साहब भी उधर गए थे, तो मैं 1 हफ्ता वहां पर रहा। वो रात को पढ़ते थे जा रहे, तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपकी फैमिली नहीं है? वो कहते मैं कहाँ फैमिली यार, मेरे 40 साल मेरी उम्र के बाल सफेद हो गए। तो कहते भी आके समझते कि कांशीराम साहब अकेले हैं? अरे उसके पीछे बहुत से लोग। तो कांशीराम साहब ने एक प्रोबिंग विंग रखा हुआ था इंटेलेक्चुअल का, जिसमें वो सलाह मशवरा किया करते थे। प्रोबिंग विंग का मतलब है कोई समस्या आ जाती है, उसमें बैठ के चर्चा करनी, उसका सोल्यूशन निकालना, इसका आगे क्या कैसे हो सकता है। तो ही वाज मेंबर ऑफ दैट प्रोबिंग विंग। तो उससे मुझे पता चला कि आप ये मत समझे कांशीराम साहब अकेले हैं, मेरे जैसे और भी कोई लोग जो हैं उनके साथ पीछे बैठे हुए। वो जो उसने बुक लिखी थी, रिजर्वेशन इज ए मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन नॉट बैठे, वो डॉक्टर बमन नगराले ने लिखी थी, जो महाराष्ट्र स्टेट के टेक्निकल एजुकेशन थे और हमारे बाम साहब के लिटरेरी विंग के इंचार्ज थे, क्योंकि एक लिटरेरी विंग हुआ करता था बाम साहब। तो उसके ऊपर जो है मान्यवर कांशीराम से 1985 में पूरे देश में संपोजियम किए, 500 संपोजियम, 10 सेमिनार बड़े बड़े शहरों में, कि रिजर्वेशन इज मैटर पार्टिसिपेशन नॉट मैटर ऑफ बैकिंग। ये कोई हमारे पास नहीं है। लोगों को वेकन किया, तैयार किया, मेंटली प्रिपेयर किया। और फिर दिल्ली के बोर्ड क्लब के ऊपर कम से कम 10 लोगों की रैली हुई। और आज ना उस पर हमारा कोई MP था ना MLA था, तो उसमें जो है वो जनशक्ति के आधार पर उस आज रैली होने दो, दूसरे दिन पेपर से जो है एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट गायब हो गई। ये एक मान्यवर कांशीराम साहब ने एक रोक लगा दी, उस एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया देश में से। और उसके बाद जो है जब अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने एक कमीशन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस वेंकट चलैया की क्यादत में। मंशा कह दी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दो। उस वक्त फिर खतरा मंडाने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन में खतरा मंडाने लगा। और कांग्रेस जो है अपोजिशन में थी, इन्होंने महेंद्र खान ने उसको सपोर्ट कर दी। मान्यवर कांशीराम साहब ने फिर उसको चीज को हाथ में लिया और पूरे देश में ब्लॉक सतह के ऊपर, तहसील सतह के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर, रियासती सतह के ऊपर एक
प्रोग्राम आज करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी खत्म करो, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी खत्म करो, और फिर दिल्ली के बोर्ड क्लब के ऊपर जो पूरे देश में से जो है जीप यात्रा चली थी 4 कोनों से, कोहिमा नागालैंड से, गुजरात से, काठियावाड़ से, और हमारे यहाँ से कारगिल लेह से, और 4 कोनों से जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़े, उसके अवेकनिंग क्रिएट करके, और दिल्ली में वोट करा के फिर 10-15 लाख की लोगों की रैली हुई, और जनशक्ति के आधार के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो है वो नल हुआ, और देश का कॉन्स्टिट्यूशन बचाने में मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी टेक्निक जो है उसको प्रयोग करके वो खत्म कराया। ये 2 वाकया जो हैं मान्यवर कांशीराम की स्ट्रगल के जो अहम है, और जो है उसके बाद जो है समाज में तैयार किया। अरे उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, पूरे देश में जैसे जगह जगह हमारे MLA MP जीते, जैसे भारतीय साहब ने बताया है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो माननीय कांशीराम साहब जो एक वो उनकी सारी जो मैकेनिज्म था तंजीम चलाने का, वो बड़ा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म था। जैसे जब भाम साहब चलाते थे तो उसमें कई बैंक बनाए थे उन्होंने, भाम साहब कोऑपरेटिव बैंक। मुझे एक बार चंडीगढ़ पिंजौर में HMT फैक्ट्री में जाने का मौका मिला, तो वहां पर भाम साहब उन्होंने कोऑपरेटिव स्टोर खोला हुआ था, वहां पर हर चीज मिलती थी, करियाना, कपड़ा, जूते वगैरह। तो मैंने कहा साहब ये भाई ये है कि जितने हमारे मुलाजिम हैं या दूसरे हमारे जो लोग हैं वो उसको चाहते भी मुलाजिम थे, बारी बारी ड्यूटी देते थे, उसमें से जो पैसा प्रॉफिट आता था, नो प्रॉफिट नो समझ चाहते थे, तो वो पैसा ऑर्गेनाइजेशन काम आता था। और किसके कई किस्म के बैंक उन्होंने बनाए थे। अब जैसे जो है प्रेस एंड पब्लिकेशन का बैंक है, पहले उन्होंने भाम साहब लेटर निकाला, मानवर कांशीराम साहब ने, फिर अपना नहीं निकलता था इंग्लिश में, एक अपना नहीं, 1 रुपए का पेपर था वो, उसको हम लेके तो घर में जाके लोगों को बटन बांटते थे। बहुजन संगठन निकला है, वो भी हम लेके जो है वो अपना यूनियन और बहुजन संगठन माफी चाहता हूँ साहब, थोड़ा समय का ध्यान रखें प्लीज। ठीक है। तो वो लेके हम लोगों में जाते थे, तो उससे जो है मूवमेंट पड़ती थी। तो इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुत से पेपर, डेली पेपर भी निकाला था, बहुजन टाइम, और बकायदा एक प्लान था, नोएडा में जगह भी ली हुई थी कि हमारा प्रेस मीडिया अपना होगा, टीवी चैनल भी प्लान। अब मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद जो है वो सारा प्रेस मीडिया जो है, जो हमारा साहब सारा बीच में धर गया, और उसको बहुजन संगठन को अलग स्टेटों की लैंग्वेज में, पंजाब में पंजाबी में, महाराष्ट्र में मराठी में, कर्नाटक में अपनी अपनी भाषा में उनको निकालने के साहब को उनको आदेश दिया था, और वो शुरू हुआ। ये मान्यवर कांशीराम से एक टेक्निक थी कि पूरे देश में जो है लोग जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में उनको बात जो है समझाई जाए मीडिया के द्वारा, प्रेस मीडिया के द्वारा। तो ये एक मान्यवर कांशीराम साहब की एक बड़ी सोची समझी एक टेक्निक थी, साइंटिफिक टेक्निक थी, इससे आगे कारगर था। अब उनके जाने के बाद जो है ये बहुत से जो है जो वो काम धरे के धरे रह गए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ जो हमें जो आज सेटबैक मिली है ये उसका एक रीजन है। और अब मैं लास्ट में जो है ये मैं कहूँगा कि जैसे जनशक्ति के आधार पर जो है वो पहले उन्होंने काउंटर किया था, तो इसी तरह से आज जो है 30 अप्रैल और 1 मई को जो है सांची में जो 2 दिन की बहुत संगति होने जा रही है, अगर इसमें हम 2 लाख 2.5 लाख लोग हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, इसमें हम सबको जोर देना है, जोर लगाना है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सारे हर ढंग से जोर दे ले। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 1 लाख लोग भी इकट्ठा करे तो उसका इतना असर नहीं हुआ जितना ये हमारा जो है ये सामाजिक संगठन जो है राष्ट्रीय बौद्ध संस्था, अगर इसके हम 2 लाख लोग भी इकट्ठा कर ले तो इसकी बहुत बड़ा संदेश इस देश में जाएगा कि आज जो है ये समाज जो है ये जागरूक होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार में जिन साथियों ने हिस्सा लिया है, जो आज उपस्थित हुए हैं, माननीय धर्म प्रकाश भारती जी का, बहादुर सिंह बोल साहब का, माननीय संचालक साहब का, सबका आभार प्रकट करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे सामने जो सांची का प्रोग्राम है उसमें हम जो है तन मन धन से जो है
अपना जोर लगाएंगे उसको कामयाब करने की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। साधु मैं यहाँ पे बहुत बहुत साधुवाद माननीय